मुझसे तो अब कुछ कहा नहीं जा रहा। कल के बयान से मुझे ये लग रहा है कि बस मेरी बेटी को ही गुनहगार साबित करने में लगे। इतना हाई फाई मामला है ये, और आप जो इस केस को लेकर लड़ रहे हैं, तो कहीं से आपको कहीं से कोई डर नहीं अनुभूत होती है कि बजरंग त्रिपाठी जितने बड़े आदमी हैं और हम उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए वो शरीफ आदमी है, वो माफिया थोड़ा है। लेकिन अब चूंकि उनसे खुद मेरा परिचय है और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूं, तो ऐसे लोगों के बारे में ऐसे सवाल ही नहीं पूछे जाने चाहिए। और कह रहा है कि आज वो ऐसे कर ली। नहीं, ये गलत है, ये सब गलत है। जो आरोपी है उन्हें बचाने के लिए लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे बहुत इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ लोगों के बयान से कि बताइए, एक अपराधी को छुड़ाने के लिए एक निर्दोष बच्ची जो दुनिया छोड़ के चली गई बिना एज के, वो बहुत, मैं इन बयानों से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आघात मुझे लगा है किस तरीके की बातें मेरी बेटी के लिए बोली जा रहे जो दुनिया छोड़ के चली। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रेया तिवारी नाम की बच्ची जिसकी स्कूल में डेथ हो जाती है, और इसको जो है लगभग सभी लोग जानते हैं। और जो श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची थी, उसके केस को लेकर जो है, जो हमारे बीच में बैठे हैं बहुत ही सम्मानित वकील साहब हैं, जो कि स्वामीनाथ यादव जी हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अब तक जो है श्रेया तिवारी के बारे में इनको क्या-क्या जानकारियाँ हैं और कैसे-कैसे जो है कहाँ तक ये मैटर अभी पहुँचा है। सर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? जी, ये जो श्रेया तिवारी का जो है, जो जनता है, जो समाज है, जो भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, और आपसे बेहतर जो है शायद हमको लगता है कोई बता नहीं पाएगा इसके बारे में। श्रेया एक नाबालिग बच्ची थी, जी, 15-16 साल से कम उम्र की थी, कक्षा 11 की छात्रा थी। उसके बैग में एक छोटी सी मोबाइल 28 जुलाई को मिल गई थी, जिसको लेकर के क्लास टीचर ने भी कुछ कड़ा व्यवहार किया था। और 31 जुलाई को प्रिंसिपल के ऑफिस में उसे बुलाया गया था। उसके साथ संभवतः कुछ कड़ा व्यवहार किया गया था और उसे सजा के रूप में बाहर कक्ष से बाहर कुछ देर के लिए खड़ा कर दिया गया था। और उस आचरण के नाते उसे अन्य बच्चियों की निगाह में अपमान महसूस हुआ, उसने ग्लानि महसूस की और उसी समय वो जा कर के ऊपरी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। जी, जो खड़ा करने वाला मैटर, इसमें उनके माँ बाप के भी कहना है कि उस बच्ची को जो है कम से कम 80 से 90 मिनट तक जो है कमरे के अंदर कुछ ऐसा टॉर्चर किया जाता है। ये तो चीज़ें कहा गया है, अदालत में साक्ष्य आएगा तब मालूम होगा कितना देर तक कौन कौन चीज़ें हुई। लेकिन मोटी मोटा इतने कहा गया कि उनके कक्ष में काफ़ी देर तक रख कर कुछ ऐसा आचरण किया गया जो उस बच्ची को दुखी किया होगा, और उसे बाहर खड़ा कर दिया गया, जिससे उसने अन्यों की निगाह में अपमान महसूस किया, ग्लानि महसूस की और जाकर के ऊपर से कूद करके आत्महत्या कर ली। आप तो जैसे आप बहुत ही अनुभवशील हैं, आपके जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं आई होंगी, और रोज़ जो है कहीं न कहीं मतलब ये घटनाएं सुनी जाती हैं कि फला जगह अक्सर लोग जो है आर्थिक तंगी से भी आत्महत्या कर लेते हैं। जब व्यक्ति ज़िंदगी से सारी चीज़ है, तो व्यक्ति जो है आत्महत्या के मोड़ पर पहुँचता कब है, जो है किस स्थिति में पहुँचता है सर? देखिए, जब वो एक इस संदर्भ में अगर आप जानना चाहेंगे तो एक मामूली सी बात से चीज़ खड़ी होती है, एक मोबाइल से, और उस मोबाइल पर कितने ऐसे आचरण उसको झेलना पड़ा होगा। और वो एक मासूम दिमाग की बच्ची है, उस पर इस तरह के कड़े व्यवहार का क्या असर पड़ा होगा, ये तो वो जिंदा रहेगी तब न पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह बात प्रिंसिपल के बयान में ही आई कि हो सकता है कि उसने अन्य बच्चियों की निगाह में
अपमान महसूस किया हो, आत्मग्लानि महसूस की हो, जिससे आत्महत्या कर ली हो, तो इससे ये अनुमान निकलता है कि उनके व्यवहार का ज्ञान उनको है। वो अपने व्यवहार के बारे में ही अंदर अंदर सोच रही हैं कि कहीं हमारे इसी व्यवहार से तो आत्मग्लानि या अपमान नहीं वो महसूस कर रही है जिससे वो मर गई। तो ये निश्चित है कि कुछ न कुछ तो उसके साथ हुआ जिससे वो आत्महत्या कर ली। मोबाइल के बाद उनके माँ बाप का ये भी कहना है, उनके जो मम्मी पापा हैं, कि उस स्कूल का जो रूल है, नियम है कि अगर किसी नहीं बच्चे को रखना चाहिए। नहीं मोबाइल अगर मिलती है तो मोबाइल को सीधा तोड़ दिया जाता है। तो फिर जो है अगर मोबाइल मिली थी तो उनको तोड़ देना चाहिए था, फिर बच्ची को घुमाना या प्रताड़ित करना होना तो ये चाहिए था कि सबको गार्जियंस को बुलाकर और बच्चों को के बारे में उन्हें बताना, प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाना, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ कुछ कड़ाई से आचरण किया गया, व्यवहार किया गया है। और इस बात को ये दोनों लोग खुद एडमिट करते हैं जो मुलजिम जेल में थे कि कुछ कड़ाई का व्यवहार हुआ है और उससे वो अपमान महसूस की, आत्मग्लानि महसूस की थी, जिससे जो आत्महत्या। दोनों जेल में गए थे, क्लास टीचर और जो प्रिंसिपल साहब थे, ये लोग ये बात कह रहे थे कि उसके साथ कुछ कड़ाई। इनके बयानों में है। और जब 169 की रिपोर्ट पर आदेश होने लगा सीजीएम का, तो उस आदेश में भी इस तरह की बातें आई हैं। अब सच क्या है ये तो अंदर की बात है, मुकदमा चलेगा तब खुलेगा। फिर अब सीरियल अपना बताएं। हाँ, तो इसके बाद 31 तारीख को आत्महत्या के बाद श्रेया के पिता ने 302, 201 यानी हत्या और साक्ष्य छिपाने की 2 धाराएं। ये 302 क्या और 201 क्या हमारे दर्शक बंधुओं को? तो हत्या है और 201 साक्ष्य छिपाना है। जो अच्छा धुलाई उलाई किए थे जो है जहाँ पर बच्ची बाद में ये मामला 306 यानी आत्महत्या और 201 में तरमीम हो गया। तो आत्महत्या तो सीधे सीधे वहां से तीसरे मंजिल से कूद करके मरी, आत्महत्या हो गई। 201 का मतलब जहां खून गिरा था उसे पानी से धो देना, सीसीटीवी गायब कर देना, उसका तार तोड़ देना, हटा देना, ये सब साक्ष्य को मिटाया गया है। तो 201 लग गया। तो इसके बाद 3 तारीख को आजमगढ़ पुलिस प्रशासन ने इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया और 306, 201 में ला करके सीजीएम के न्यायालय में रिमांड लेकर उन्हें जेल भिजवा दिया। तब से वो बंद थे और 7 अगस्त तक, 7-8 तक ये तफ्तीश आजमगढ़ रही। और अचानक 8 तारीख को, 8 अगस्त को आईजी के आदेश से ये तफ्तीश पुलिस अधीक्षक मऊ को दे दी गई और पुलिस अधीक्षक के यहाँ से तफ्तीश चली गई मऊ नगर सीओ को, श्री धनंजय मिश्र को। तो उन्होंने 8 और 9 2 तारीखों में 24 घंटे के अंदर सीजीएम के न्यायालय में 9 तारीख की सायंकाल 169 की रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कर दिया कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। जो 169 है, हाँ। ये मतलब ये साबित कर दिया कि इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है और क्लीन चिट दे दिया कि इन्हें बरी कर दिया जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए। क्या ये नियम होता है? मामला तो आजमगढ़ का था, फिर मऊ कैसे चला गया? यही सब संदेह की बातें जो खड़ी होती हैं, इसी पर ये सब चीजें उठ रही हैं। हर आदमी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है। जैसे कानूनन कोई नियम होता है या फिर जो है तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसी सब चीजें होती रहती हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि कानून को पैसे से खरीदा जा सकता है, क्या ऐसी बात हो जाती है क्या? जब ऐसा ऐसी बातें तो हो ही रही हैं आजकल के समाज में और परिस्थितियां ही इसका जवाब देती हैं। अगर ऐसा इसमें हुआ और सच हुआ तो इसके अंदर घुसकर देखेंगे तो कोई न कोई साजिश तो नजर आएगी, क्योंकि 24 घंटे में ही क्लीन चिट दे दी गई। तो यही लगता है कुछ है गड़बड़। इसी नाते जैसे एक तरफ ये भी बात जैसे आपने बताया कि कोई साक्ष्य नहीं मिला और एक तरफ धारा ये भी लगी है कि साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया जहां बच्ची गिरी थी जो है, तो कम से कम वो तो धारा वहां पर थी। सीजीएम को 169 की रिपोर्ट बगैर स्वीकार किए
इन लोगों को जेल में रखना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में पेंडिंग था। 14/8 को सुनवाई होनी थी। ऐसी दशा में उनको रिहा नहीं करना चाहिए था। मतलब ये कहीं न कहीं से बच्ची के साथ मतलब अन्याय हुआ है। कहीं न कहीं इस बीच में अन्याय ही हुआ, जैसे लग रहा है अन्याय का करते हुए ये सब रिपोर्ट भेजी गई है, न्याय का गला घोट दिया गया, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। जी, सबको कहीं न कहीं से इस बात का दर्द सबको। सभी को ये दर्द है कि न्याय का गला घोटा गया है। और लेकिन कानूनी प्रक्रिया में लंबी दूरी तय करते करते कहीं न कहीं वो मोड़ आएगा जहां इस बच्ची को न्याय मिलेगा, और इससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिल सकती है। नहीं, कहीं-कहीं से उस माँ को भी जब गिरफ्तार हुए तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बच्ची तो नहीं आई, लेकिन कम उसके जो कलेजे को थोड़ा ठंडक मिली। लेकिन जैसे ही अपराधी छूटते हैं जेल से, तैसे ही उस माँ का दर्द जो है 4 गुना बढ़ जाता है। इस बार भी हुआ है, ऐसा ही हुआ है। उनको ये महसूस हुआ है कि लग रहा है अब हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमने बताया कि ऐसी घटनाएं हर बड़े लोगों के केसों में आती हैं। जो सबल होता है वो कानूनी रास्ते में इतनी बाधाएं खड़ी करता है कि जिनसे अगर कोई लड़ पाया तो अंत में न्याय पाया, नहीं लड़ पाया तो बिल्कुल बिखर गया। जिसे कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है और जो है कानून सबके लिए है, लेकिन इतना हाई फाई प्रोफाइल जो मतलब इतना बड़ा मामला था और मीडिया के चलते पूरी जनता जान रही थी। जब पूरी जनता कह रही है कि हाँ ये कहीं कहीं से गलत है, तो फिर लोग कानून पर कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, आज एक बात तो और सामने है, बहुत से बड़े बड़े माफिया, बहुत से बड़े बड़े धनाढ़ लोग मुलजिम बने। शुरू में लगा कि उनके मुकदमे को समाप्त कर दिया गया, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते पता लगा कि आखिरी समय तक आजीवन कारावास हो गया। आज वो जेल में झूल रहे हैं। तो कैसे कहा जाए कि केवल पैसे पर ही सब कुछ आधारित होता है? बहुत सी अदालतें मिलेंगी इस लंबे दौर में, और जहां न्याय मिलेगा। ऐसा जैसे एक वो फिल्म आई थी कि अंधा कानून, और कहीं कहीं से जो अमिताभ जी की बच्ची जो है डेथ कर जाती है, तो वो कहीं कहीं समाज को एक संदेश ही दे रही थी कि हाँ वास्तव में कानून अंधा कानून के पालन करने वाले लोग अगर सही ढंग से नहीं पालन करेंगे तो तमाम बातें उठेंगी ही। लेकिन लंबे दौर में बहुत सी बातें आती हैं, जब लगता हम लोगों को भी बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना आपके चाहिए। जीवन में क्या कभी ऐसा हुआ था कोई ऐसा केस हो और इतनी जल्दी क्लीन चिट मिल जाए और जो अपराधी हो रिहा हो जाए और इतना बड़ा मैटर हो? क्या इतना जल्दी क्लीन चिट मिल जाए इसका उदाहरण तो नहीं है, लेकिन आजकल समाज में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो फंस रहे हैं उनको क्लीन चिट देने में पुलिस जरा भी हिचक नहीं कर रही है, भले अदालत तक आते आते मामला उलट जाए। अभी अभी ब्रिजभूषण का मामला आपने देखा, एक तरफ ताकत अड़ी हुई है, एक तरफ आंदोलन चल रहा है। अंतोगत्वा जो ताकतवर था वो जेल जाने से बच गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लंबे प्रोसेस में ब्रिजभूषण जेल जाने से बच ही जाएंगे, या उनका धन बल पैरोग जितना भी हो वो काम ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, जो ये मैटर है जो है जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि केस लड़ते लड़ते व्यक्ति का जो जीवन खत्म हो जाता है, तो लगभग क्या आप अंदाजा, अगर उनकी माँ मजबूती से खड़ी रही बच्ची के न्याय के लिए, तो कितने वर्ष लग सकते हैं बच्ची को न्याय मिलने कुछ में? नहीं कहा जा सकता इसमें। आजकल समय के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक पक्ष देखिए अड़ा रहता है कि कितना लंबा समय खींच लूं, अच्छा, और जो बचने वाला है, हाँ, एक पक्ष जो है चाहता कितना जल्दी करा दूं। जो पीड़ित होता है। हाँ, तो आजकल जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हर कला से आदमी भागने में सफल होता है, लंबा खींच जाता है एक एक मुकदमा। जी। ऐसा भी लोग कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय जो है न्याय ही कहा जाता है। ये भी सही है, न्याय बहुत देर से मिलता है तो उसकी अनुभूति नहीं हो पाती, उसका एहसास जो होता है कम हो जाता है कि जी। और तत्काल मिलता है तो थोड़ा ये लगता है कि न्याय मिला, और लोगों पर असर भी पड़ता है। जी। क्योंकि जो निर्भया थी उसकी माँ 12 साल तक लड़ी, तब जाकर उसको कहीं न्याय मिला। सही है। तो इसी तरह ना अब निश्चित रूप से
जैसे अभी वो कौन थी मुस्लिम वाला केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, जो पाकिस्तान से नहीं छोड़ दिया गया था, जो ईमानदार का ना अच्छे चरित्र पर जेल से रिहा कर दिए गए भाजपा वालों ने, पूरा उनको माला वाला पहनाया कि बिल्किस बानो वाला के। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय लंबित है, अब इस पर विचार हो रहा है ना कि अपराधी को इस तरह से रिलीफ दे देना कितना अन्याय है, विचार हो रहा है ना। तो अब समझिए वो ताकतवर थे, तो ताकत के बल पर जो भी पाए, अब वो हो सकता समाप्त हो जाए, उनकी ताकत काम न आए और फिर जेल जाना पड़ा तो आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा। तब तो जैसे कुछ प्रमाण मिल जाते हैं, जैसे विकास दुबे हैं या राजा भैया, ऐसे लोग भी सलाखों के पीछे हों, सलाखों के पीछे कानून है, सबको ले लेगा। और बहुत अच्छे ताकत वाले, बहुत अच्छे पैसे वाले, शुरू में तो लगता है कि कानून पर हावी हो जाएंगे, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद ये लगेगा कि कानून उनको पकड़ ही लेता है, निकलने नहीं देता। अच्छा सर जी, जो है मतलब कितना हाई फाई मामला है ये, और आप जो इस केस को लेकर लड़ रहे हैं, तो कहीं से आपको कहीं से कोई डर नहीं अनुभूत होती है कि बजरंग त्रिपाठी जितने बड़े आदमी हैं और हम उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए वो शरीफ आदमी है, वो माफिया थोड़ा है, लेकिन अब चूंकि उनसे खुद मेरा परिचय है और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूं, तो ऐसे लोगों के बारे में ऐसे सवाल ही नहीं पूछे जाने चाहिए। नहीं, अक्सर लोग जो है बोलने से डरते हैं मीडिया के सामने। उनके लड़कों, उनके यहाँ हमारा बच्चा पढ़ा है, बहुतों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ा करी हैं लोग। तो लड़ाई लड़ना है तो कानून है, वो उतना रहेंगे, उससे बाहर जाकर हम थोड़े लड़ेंगे किसी से। आपके साथ कोई ऐसा उनका व्यवहार रहा हो कि जो अब कोई आपसे कोई यादें जुड़ी हो? उनके व्यवहार, यादों में तो बताया ना कि एक ब्राह्मणी को लेकर के एक बार चला गया था मैं, और मेरे कहने से ही उन्होंने अपने यहाँ उसको रख लिया, और आज भी वो टीचर के रूप में पढ़ा रही हैं। ऐसा भी जैसे बोले कि आप यादव होकर एक ब्राह्मणी का सहयोग, उन्होंने ये भी कहा कि आप यादव होकर के एक ब्राह्मणी को लेके चले आए हैं, तो मैंने बल्कि कहा कि ये भी तो एक अच्छी बात है और आप इसका भला कर दीजिए कम से कम। तो इस बात को उनको कुछ अच्छा लगा कि मैं एक ब्राह्मणी के साथ आया हूँ और लेकर आया हूँ, और पता नहीं क्या उनके भावना में आया कि उन्होंने रख भी लिया, वो आज तक पढ़ाती है, आज भी उसी स्कूल में। तो अब देखिए व्यवहारतन तो आज आप भी चले जाइए तो इतना अच्छा व्यवहार है, मीठा व्यवहार जैसा एक आदमी का होना चाहिए वैसा ही मिलेगा। यानी कि आपकी जो कानूनी लड़ाई हो अपने अलग जगह है, वो कानून में है, कोर्ट में है। हाँ, और जब आप उनके व्यक्तिगत जाएंगे तो चाय पानी उसी तरीके से। अरे एकदम, इसमें तो कहीं से कोई कमी नजर नहीं आएगी। उनके एक भाई वकील है रविंदर जी, वो भी वैसे ही हैं, मीठी बोली, और जितने लोग हैं सभी लोग वैसे ही हैं व्यवहार में। अब एक घटना घटी है, उसके तथ्य पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, वह एक अलग पक्ष है, लेकिन अब उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए। अच्छा सर जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक इंसान हैं, तो कहीं न कहीं से जो ये बातें इस समय ये आए कि 4 दिन में अपराधी को छुड़ा लेना, तो जैसे धर्म तो यही कहता है कि चाहे कोई, जैसे आप तमाम कहानियां सुन, जो राजा होता था, अगर उनका ही लड़का गलती करता था, एक मिनट, अगर राजा न्यायी है तो अपने लड़के को ही फांसी पर झुला देता था ऐसा, मगर वह दृढ़ता आज के समाज में नहीं है। और न आपको सोचना चाहिए कि हर सभ्य व्यक्ति जब आप खुद या उसका बेटा या उसके परिवार का या उसका संबंधी फंसे तो वो बचाने का प्रयास नहीं करेगा। आज का युग दूसरा है, तो अगर वो मतलब जो आज का युग है, कल युगे पापम फलति, तो हर जगह पाप ही करना मजबूरी है व्यक्ति, जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनके लोग फंसेंगे तो उनको बचाने का प्रयास करना स्वाभाविक है। अब इतना कोई न्याय के प्रति या कानून के प्रति इतना सद्भाव नहीं रखेगा उस समय,
जिस समय स्वयं फंसेगा जी। तो यानी कि वो राजा हरिश्चंद्र अब नहीं रह गए इससे। अब वही बात है। अब इतना इतना देखिए स्वाभाविक है, जी। आप फंसेंगे तो आप भी करेंगे, जी। गलत रास्ते से भी अपने को सुरक्षा देना चाहेंगे। जी। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो आपके इसी आचरण पर टूटेगा, पकड़ेगा कि एक अपराध को आपने दबाया, वो उभरेगा तो पीड़ित को न्याय मिलेगा। इतनी ही बात होती है। लेकिन इससे हम किसी के व्यक्तिगत आचरण, जो सामाजिक आचरण है, उनका कोई अनुमान थोड़ा निकाल सकते हैं। और सही बात यह है कि कोई भी व्यक्ति खुद फंसे या उसके लोग फंसे तो उसको बचाने का ना प्रयास करे, हर संभव प्रयास करेगा, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन वो अपराध है। इस बात को आप भी कह रहे हैं कि मतलब अपराध है। अगर अपराध है तो वो तो खुलेगा। इतना ही बात है। अब कोई भी हो, हम आप सभी ऐसे ही हैं, हम लोग उससे बाहर नहीं हैं। हाँ। अच्छा, जो पीड़ित पक्ष है ये तो काफी गरीब है, फिर भी इसकी जो माँ हिम्मत की है या जो जनता का अब ये हिम्मत उसकी माँ की कब तक चल सकती है जी। आज के समाज के लिहाज से। अगर वो लड़ेंगे तो हम उनका साथ अंत तक देंगे। और अपनी सीमाएं हैं, वो हमारी सीमा है, कानून के भीतर रहते हुए न्याय के लिए लड़ेंगे। अच्छा, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा भी आया, जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी माँ को जो 1 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया, तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसा केस आया कि आप केस को लेकर लड़ रहे हो और अगला बिक जाए और वो पीछे हट जाए? नहीं, कोई बिक जाए तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। जमाना है और समय के साथ कुछ भी हो सकता है। समय पहिया घूमता है, बदल जाए। लेकिन हम बिक जाए ऐसा तो नहीं होगा। हम उसी समय हट जाएंगे जब हमारा पक्ष बिक जाए और या हार मान ले, हट जाए, तो हमारा कोई महत्व नहीं। जी। बस आप क्या कर सकते हैं? बस इतना ही तक है। जी। तो आप एक चीज़ ये बताइए कि जो ये श्रेया जैसी आजमगढ़ में एक घटना घटी है, कहीं न कहीं से समाज के लिए बहुत दुखद है, बहुत ही तकलीफदेह है। तो हर आदमी उसको महसूस कर रहा है। लेकिन यह बात है कि जो आचरण लेकर, जिस आचरण के बारे में विचार हो रहा है कि उस आचरण से पीड़ित होकर उसने आत्महत्या किया। अच्छा, जो बाद में आज उसके जो आचरण है कि सही है कि उसके साथ ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से समझा बुझा करके मामले को दबाना चाहिए था। इस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए था कि मासूम मस्तिष्क इस तरह प्रभावित हो ले। हाँ, लेकिन अब हो गया है, कुछ न कुछ तो हुआ है, कहीं न कहीं से गड़बड़ तो कुछ, तो न्याय उसे मिलना चाहिए। अब मिल पाता है कि नहीं तो ईश्वर जाने। तो एक संदेश आप जनता को क्या देना चाहेंगे लास्ट में कि ऐसी घटनाएं और किसी श्रेया के साथ ना हो, मतलब कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ हो, और हर गार्जियन को, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, क्लास टीचर हो, माँ हो, बाप हो, मासूम बच्चों के साथ आचरण करते समय, व्यवहार करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि उनके मन पर इस तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े कि वो अन्यथा सोचें। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है, जो नारियां हैं उनको तो हमेशा से हमारे समाज में प्रताड़ित किया गया। कभी सती प्रथा में जलाया गया, आज भी दहेज प्रथा में आप तो मालूम है उत्तर प्रदेश में 2,500 से 3,000 बच्चियों को जला दिया जाता है सिर्फ दहेज में, और 2,500 से 3,000 बच्चियां जो है मतलब कि दुष्कर्म से मारी जाती हैं। तो क्या जो है ये कानून कहता है कि अगर बच्ची मर गई, उसके पहले नहीं बाद में, मरने के बाद लोग यही आरोप लगाते हैं कि वो आचरणहीन थी, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ऐसा है कि मुकदमे में वकील क्या कहेगा इसके बारे में आप कतई नहीं कह सकते कि वो सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। सब कुछ गढ़ा हुआ हो सकता है, सच भी हो सकता है, ठीक। जो उस पक्ष का वकील रहेगा, हाँ, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, वो अभी कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ कहकर आ रहा है वो सही कह रहा है।
कभी कभी आत्महत्याएं होती हैं, लेकिन दहेज हत्या का मामला लेके चले आते हैं लोग कि मार दिया, पीट दिया। वो तो होता है उसमें, क्या मतलब करेंगे, ये कोई सवाल नहीं बनता आजकल। जी हाँ, आजकल बहुत बारीकी से देखना होगा। नहीं, जैसे वो बच्ची के पास मतलब कि हुआ किसी लड़के से बात करती थी, ऐसा केस में मोड़ ला दिया गया बाद में। उसमें वो तो देखिए, किसी को बचाने के लिए एक कहानी बना दी गई। अच्छा, दो लोगों को बचाने के लिए एक कहानी का जन्म हुआ है। अच्छा, क्योंकि एक ही चीज इसमें बहुत बारीक है कि वो आत्महत्या करने की बात उसके मन में कहाँ से आई। तो अब तक तो जो कुछ था, मतलब क्लीन चिट बनाने का तरीका था, इसमें तो इतना निश्चित है कि इतना साक्ष्य था कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर के ही आचरण से वो चीजें अंकुरित हुई होंगी। इसी का जवाब लेने के लिए, देने के लिए यह बात रची गई होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल पर किसी और से कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे वो परेशान होकर उसके मन में आत्महत्या की बात उठ गई हो। एक दो को बचाने के लिए एक कहानी का जन्म दिया गया है, और ये गढ़ी हुई कहानी है, बस इतना। जब वो बच्ची दुनिया में है नहीं, अब तो कुछ बता नहीं सकती है। तो कहीं न कहीं से ये भी तो एक अपराध है कि मरी हुई आत्मा को, जहाँ लोग शांति की कामना करते हैं, आरोपित करें, अच्छा नहीं है। लेकिन लोग अब चूंकि दो को बचाना है तो किसी न किसी तरह से आरोपित करके हटाएंगे। तो देखिए हमारे बीच में जो है श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची है, उस केस को लेकर के लड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं इसमें तो समाज जो है कम से कम ऐसी घटनाओं से बचे। लेकिन जो भी लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनकी आत्मा जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। और एक शब्द मैं ज़रूर अपनी तरफ से कहूँगा कि संसार में कोई अमर होकर के नहीं आया है, तो ऐसा ही कर्म करो कि किसी को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि बार बार ये जो मानव जीवन है बड़े भाग्य से मिलता है। और किसी के साथ इस तरीके से अगर गुनाह करोगे तो अगर ये अदालत, आप इस अदालत में भले धोखा दे जाओ, लेकिन जो तीसरी अदालत एक ऊपर बैठी है ना, तो उसकी सज़ा कहीं न कहीं से आपको मिलती है। और समाज में जो आप देखते हो ना, किसी कोई अंधा हो जाता, कोई कोढ़ी हो जाता, कोई एक्सीडेंटली मौत हो जाती है, तो ऊपर वाले का ही दिया हुआ एक दंड होता है और आपके कर्मों का भुगतान होता है। तो इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है तो जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। जो वकील साहब ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, इनके विचारों को बताइएगा, और उस श्रेया बच्ची के साथ और क्या हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद।